देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टू concentric spherical cells to concentric spherical cells have masses m1 and m2, m1 and m2, masses m1 and m2 and radii r1 r2 and radii r1 and r2 respectively. दिया हुआ है कि r1 less than r2. What is the force exerted by this system on a particle of mass m1, on a particle of mass m1, on a particle of mass m1, if it is placed at a distance, if it is placed at a distance, it is placed at a distance r1 plus r2 by 2 from the center, from the center. ये बोल रहा है क्वेश्चन. कैसे बनाएंगे इसको? तो दो हॉलो स्फीयर, कंसेंट्रिक सेल्स मतलब हॉलो स्फीयर, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, ये सेंटर है. r1 मान लिया 4 सेंटीमीटर है, r2 5 सेंटीमीटर है, 4 + 5 / 2 7 4.5 आ जाता है. 0 + 1 है तो by 2.5 आ जाता है. जीरो नहीं, 1 और 2 लीजिएगा तो 1.5 अगर रेडियस कुछ तो है. r1 + r2 by 2 यहाँ कहीं हो, यहाँ पे m1 डाल दिया, इतना दूरी है, फोर्स निकालिए इसमें m1. ये पूरा सिस्टम इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, m1 कर देंगे फोर्स को, m1 × e. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेंथ निकालना होगा, वहां पे कितना होगा, m1 × e कर देंगे, बस फोर्स आ जाए, है ना. स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालना होगा. स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वहां पे स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग अंदर वाला टोटल मास देख लेते हैं. इस गोले के चलते यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है, तो यहाँ से एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, है ना. स्ट्रेंथ हो जाएगा m/r², टोटल मास बाय दूरी का स्क्वायर. ये टोटल मास इसके इस गोले के अंदर में कितना है, तो m1 है. इसका मास m1 था, इसका मास m2 था. तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा E, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगा E इक्वल टू हो जाएगा G × m/r², G × मास इनसाइड बाय दूरी का स्क्वायर. ये दूरी है हमारा r1 + r2, अंदर का मास है m1 और दूरी है r1 + r2 by 2 का होल स्क्वायर, यही स्ट्रेंथ होगा. ये हो गया 4g m1/r1 + r2 का होल स्क्वायर. अब ये वाला E यहाँ पे लाके रख दीजिए. ये P पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, me. मास क्या रखे थे यहाँ पे, m1,
स्ट्रेंथ कितना हो गया, ईपी m1 इंटू ईपी, m1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल m1 से, m1 इंटू स्मॉल m1 बाई r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, यही आंसर होगा। अट्रैक्टिव होगा फोर्स, कैसा होगा, अट्रैक्टिव। समझ में आया ये गॉस लॉ लगा के निकाले कैसे, ईपी इंटू 4πr² करते थे ना एरिया, ईपी डॉट एरिया, तो 4πy² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -4πg इंटू एम इन बाई, बस यही रहता था फॉर्मूला। तो 4π कट जाता है, माइनस माइनस कट जाता है, तो ई बचता है जी इंटू एम इन बाई y², यही फॉर्मूला बचता है गॉस लॉ लगाने के बाद। तो किसी गोले में गॉस लॉ लगाने के बाद 4πg इंटू एम इन, यही फॉर्मूला हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, g इंटू टोटल मास इनसाइड दिस स्फीयर, डॉटेड वाला स्फीयर के अंदर में जितना मास है बाई दूरी का स्क्वायर, तो लगा दिए हम लोग बाई दूरी का स्क्वायर। समझ में आया, यस और नो? यस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 11 नंबर है, कहता है कि एक सुरंग बना दिया, अर्थ में एक सुरंग बना दिया, टनल इज डग अराउंड a diameter of a earth, around a diameter of the earth, एक सुरंग बना दी है, फाइंड द फोर्स, अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग आर पार सुरंग बना दी है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, on a particle of mass m, particle of mass small m, placed in the tunnel, placed in the tunnel, in the tunnel at a distance x from center, at a distance x from center, x from center, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अर्थ है ये, अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग सुरंग बना दिए यहां से आर पार, तो सेंटर से इसी सुरंग में एक पार्टिकल है, टनल में रखा हुआ, यहाँ पे पार्टिकल एक m मास, ये x दूरी है, इतना दूरी है x दूरी, ये सेंटर था, इसमें कितना फोर्स लगेगा। तो किसी भी स्फीयर के x दूरी पे आप जो है स्ट्रेंथ जानते थे, सॉलिड स्फीयर है अर्थ, सॉलिड स्फीयर में अंदर x दूरी पे क्या जानते थे स्ट्रेंथ हम लोग, ये फॉर्मूला इनसाइड वाला पढ़े थे हम लोग। इनसाइड में फॉर्मूला क्या होता था, gm/r³ इंटू x, तो मास m रख दिए हैं, स्ट्रेंथ है E, तो फोर्स कितना लगेगा me, सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल देंगे gmm/r³ इंटू x, हो गया अंदर की तरफ लगे, यही हो जाएगा 11th नंबर का आंसर। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ई का वैल्यू याद रखेंगे, अर्थ बोला सॉलिड स्फीयर के अंदर में ई का वैल्यू बताए थे, इतना इतना, इनसाइड में यही फॉर्मूला होता है। तो अब m मास रख दिए तो m ही हो जाएगा फोर्स, m मास रख दिए तो m ही हो जाएगा फोर्स। ओके, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन,
10 ऑफ 11। तो फॉर्मूला याद रखना होगा कि अंदर में कितना होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। कुछ नहीं याद रखेगा तो कुछ नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में उसी तरह कर रहा है, टनल इज डग। फिर एक सुरंग बनाया अर्थ में। टनल इज डग along a chord of the earth, along a chord of the earth, along a chord of the earth, chord of a earth center, along a chord of the earth center नहीं है, chord of the earth center नहीं दिया है, chord of the earth at a distance r/2 from the earth center, कैपिटल आर रेडियस है, फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। एक सुरंग बना दिए। The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. May be assumed to be frictionless. टनल में बोल रहा है कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कह रहा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m. Find the force exerted by the wall. Find the force exerted by the wall on a particle of mass m. On a particle of mass m. Particle of mass m when it is at a distance of x from the center of tunnel. When it is at a distance x from the center of tunnel. सेंटर ऑफ टनल, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे कह रहा है वैसे डायग्राम बनाओ और कैलकुलेट करो। जैसे कह रहा है वैसे डायग्राम बनाओ और कैलकुलेट करो। तो कह रहा है कि एक अर्थ है, ये अर्थ हो गया। अब इसे r/2 पे एक सुरंग बना दिया था, ऐसे सुरंग बना दिए, r/2 से एक टनल बना दिया गया। कितना डिस्टेंस है ये? r/2 दूरी। कहां से? सेंटर से। अब कह रहा है कि यहां से x दूरी पे, x दूरी ये वाला हो गया, x दूरी ये वाला हो गया। Find the force exerted by the wall on a particle of mass m. तो यहाँ पे मटर का दाना सुरंग में रख दीजिएगा तो क्या होगा? अर्थ इसको खींचेगा, तो अर्थ तो अपने सेंटर की तरफ खींचता है, इधर की तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेगा अर्थ, इस तरफ खींचेगा अर्थ। तो अगर इस एंगल को आप थीटा बोलिएगा तो इधर की तरफ फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा होगा। यही फोर्स जो है, इस फोर्स का कंपोनेंट हुआ एफ कॉस थीटा। यही फोर्स दीवार में चिपकाए रखेगा अर्थ, ऐसे दिमाग में सट जाएगा वो पार्टिकल। ये फोर्स जो लग रहा है एफ कॉस थीटा, इससे इस सुरंग के दीवार में चिपक जाएगा। तो वॉल भी लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। ये किस पे लग रहा है फोर्स? पार्टिकल पे। कौन लगा रहा है? अर्थ। इसके चलते क्या होगा? वॉल में टच कर जाएगा। वॉल में टच कर जाएगा तो वॉल पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है, ऐसे लगेगा, वॉल इस पे पार्टिकल पे ऐसे लगाएगा। तो पार्टिकल पे दो गो फोर्स हो गया, एफ कॉस थीटा और एन। और ओरिएंटली पार्टिकल जाने या दीवार पे एन लगेगा। तो क्वेश्चन पहले पूछ रहा था फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। ये एन के बराबर हो जाए, एन बराबर एफ कॉस थीटा हो जाए, यहाँ से एन इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाए। अब कॉस थीटा इस तस्वीर से निकाल लेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा हो गया बेस r/2 बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ये हाफ हो गया, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा।
ये r/2 था और थीटा 60 डिग्री हो गया, cos 60 हाफ हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा F/2। अब आपको F निकालना है खाली। F जानते हैं, यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, r है, रेडियस, ये सॉरी रेडियस नहीं है, ये गलती हो गई, रेडियस नहीं है, दिस इज नॉट द रेडियस, ये वाला दूरी रेडियस नहीं, ये होगा x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट द रेडियस, x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, बेस हो गया इतना, हाइपोटेन्यूज कॉर्ड, ये लंबाई x था, ये r/2 था, ये दिस इज नॉट, यहां तक रहेगा तब रेडियस हो, cos थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा, है ना। अब f का वैल्यू लिखो, f को क्या बोलते हैं, m इंटू ई, तो इस दूरी को स्मॉल r बोल देते हैं, तो यहाँ पे लिखने में आसानी हो जाएगा, स्मॉल r लिख देते हैं, r जब चाहे निकाल लेंगे, r कितना होगा x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर का रूट होगा r, जब चाहे लिख देंगे r का वैल्यू, ऐसा ही रहने देते हैं। ई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्मॉल r दूरी पे ई को क्या बोलते हैं, अभी पढ़े थे हम, इनसाइड है, इनसाइड में होता है gm/r³ इंटू ये दूरी है r, ये होता है ई का वैल्यू, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा gmm/r³ इंटू स्मॉल r, ये फोर्स हुआ, अर्थ खींचेगा इतने से, लेकिन वॉल क्या लगाएगा, F cos थीटा लगाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे n पे, जो आंसर पूछ रहा था वो n पूछ रहा था, हम लोग को लिखना है n cos थीटा, F का वैल्यू है gmm इंटू छोटी वाली दूरी बाय r³, और cos थीटा का वैल्यू निकाले थे कैपिटल R/2 स्मॉल r, ये r कट ही जाएगा, ये वाला दूरी कट गया, इसलिए इसको रखने का जरूरत नहीं है, r कट गया, तो ये एक r² हो गया, फाइनली बच गया gmm/r², ये आंसर हो जाएगा। समझ पाया इस क्वेश्चन को, खाली फॉर्मूला लगाना था, अंदर वाला स्ट्रेंथ का अंदर वाला gm/r³ इंटू दूरी, और फोर्स तब हो जाएगा F cos थीटा, फोर्स हो जाएगा F cos थीटा। अर्थ के अंदर में स्मॉल r दूरी पे ये फील्ड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मटर का दाना m डाल देंगे तो me से खींचेगा, ये फोर्स हो जाएगा me, अब इस फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा F cos थीटा, उसी से दीवार को दबाएगा, तो दीवार को टच किया तो दीवार लगाया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n, ये पार्टिकल लगाया दीवार पे तो दीवार भी लगाएगा n बराबर F cos थीटा हो जाएगा। बाय द वॉल पूछा था, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ये फोर्स ऑन पार्टिकल बाय अर्थ, दिस इज फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय अर्थ, पार्टिकल बाय अर्थ, फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय अर्थ, और ये क्या था, फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय वॉल, ये क्या था, फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय वॉल, फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय वॉल, जैसे ये वॉल है और ये पार्टिकल था तो इसको खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है तो इससे सटेगा, तो वॉल मारेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स उस पर, और सटा तो वॉल पे भी लगाया है, तो यही n पूछ रहा था तुमको कितना हो, n बराबर F cos थीटा, इसे F का कंपोनेंट F cos थीटा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए पार्टिकल रेस्ट में है, ओरिएंटल नहीं जा रहा है इधर उधर, दीवार है वहां, सुरंग का दीवार है। समझ पाया जी, यस और नो। पहले अर्थ ने खींचा F से, F का कंपोनेंट से दीवार में सटा, धक्का मारा n तो दीवार भी लगाया n इक्वल टू F cos थीटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से ये स्फीयर वाला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 13 में, एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास स्मॉल m है, रेडियस स्मॉल r है, उसको हॉलो स्फीयर के अंदर में रख दिया है, ये फुटबॉल है, ये कॉर्केट बॉल है, ये सॉलिड बॉल है, ये तरबूजा बोल सकते हो इसको, या कॉर्केट बॉल बोल सकते हो, ये पूरा सॉलिड है, इसका मास m है, रेडियस r है ना, ये पूरा सॉलिड बॉल है, ये हॉलो बॉल है,
ये फुटबॉल है, एम मास है, रेडियस इसका आर है। ऐसे रख दिया सॉलिड बॉल को हॉलो बॉल में। अब कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m डैश इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर एंड द सेल। एक और तीसरा पार्टिकल है, ये दो स्फीयर हो गए, एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर। अब एक पार्टिकल है तो उसको कह रहा है कि लाइन इन ज्वाइनिंग द टू सेंटर, इसका सेंटर और इसके सेंटर को मिला के एक लाइन खींच दो। इसका सेंटर खोखला वाले का सेंटर और सॉलिड वाले के सेंटर को मिला के एक लाइन खींच दो। अब इस लाइन पे कह रहा है एक पार्टिकल रखे हैं m डैश x दूरी पे, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों स्फीयर के चलते उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहला केस दिया है कि r और 2r के बीच में रखा है। x जो है पहले कहां पे रखा है, r से 2r के बीच में। 2r इसका ये डायमीटर हो जाएगा, है ना। और दूरी मेजर करना है यहाँ से दूरी मेजर करना है x का। इसको x एक्सिस बोल देते हैं, इसको y एक्सिस बोल देते हैं। ये ऑरिजिन हो गया, यहाँ से दूरी मेजर करना है तुम। तो बोल रहा है कि ये जो x है r से बड़ा है 2r से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे रखा है m1 मास, तो ड्यूज बॉल के अंदर में रखा, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना। फिर दूसरा केस कह रहा है कि 2r से बड़ा और कैपिटल 2r से छोटा। ये 2r इसका डायमीटर हो गया, इससे बड़ा, कैपिटल 2r यहाँ से यहाँ तक पूरा ये दूरी हो जाएगा, इससे छोटा, इसके बीच में कहीं पे रख दिया। तो मान लो कि यहाँ पे रख दिया दूसरे बार m1 को। और तीसरा कह रहा है ये ग्रेटर देन 2r, मतलब इससे बाहर रख दिया यहाँ पे। ये 2r पूरा यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R। तो यहाँ पे रख दिया m1, तो 3 जगह पे फोर्स निकालना। 3 सवाल कह रहा फाइंड द फोर्स ऑन m1। m डैश नाम दिया है या m1 हम लिख दिए हैं, m1 पे ही निकालिए। m डैश हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हम m1 कर दिए। m डैश से अच्छा है, m1 कम जगह लेगा लिखने में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। 3 जगह पे रखा है m1 को। तो पहला यहाँ से दूरी मेजर बोला था, पहला ये वाला का मतलब यहाँ रख दिया। दूसरा वाला बोला है कि इससे बाहर और इससे अंदर कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ से वहां तक में। ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, तो यहाँ पे रखा दूसरा बार में। पहला पॉइंट P1 बोल देते हैं इसको, दूसरा पॉइंट P2 बोल देते हैं, तीसरा पॉइंट P3 बोल देते हैं। मटर का दाना 3 जगह रखा, उस मटर दाने पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना। क्वेश्चन समझ में आया। लैंग्वेज बहुत ज्यादा लंबा था, उसको नहीं लिखे हैं और हमने फोटो बना दिया और डिक्टेट कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया तुमको। एक हॉलो स्फीयर था फुटबॉल, उसके अंदर में कॉर्केट बॉल रख दिया, ड्यूज बॉल, जो कि सॉलिड होता है। अब एक बार मास मटर का दाना यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, हर बार फोर्स निकालना हर जगह। तो निकालो, तो फोर्स निकालो। समझ में आ गया क्वेश्चन, फोर्स निकालो। कैसे निकालेगा फोर्स, तो गॉस लॉ से निकालते हैं। जहां भी तुमको फोर्स निकालना है वहां गॉस लॉ लगा के निकाले। तो ये m1 में यहाँ से पूरा डॉट डॉट करके एक स्क्वायर बना लेगा। m इन बाई g m इन बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, g m इन बाई डिस्टेंस का स्क्वायर लगाओ। अब फोर्स निकालो। पहला वाला पोजीशन 13 नंबर, पहले वाला पोजीशन पे फोर्स निकालो, कितना आएगा। गॉस लॉ बनाओ। इस दूरी का नाम, यहां से लेके यहां तक का दूरी का नाम x है। O से P1 को x मान के बनाना है। तो केस 1 हम लोग बनाएंगे। ये गोला था,
और ये यहाँ पे रखा हुआ है मास, इस दूरी का नाम x दिया है और सेंटर ये r दूरी पर, ये C2 है यहाँ, ये वाला दूरी का नाम है r। तो यहाँ पे m1 रख दीजिएगा और इस तरह से आप जो है दूरी समझ गए, हटा मिटा देते हैं, गंदा होगा कुछ। तो इसको एक गोला बना लेते हैं और गॉस लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए पहले ई निकालना होगा। यहाँ पॉइंट P1 पे मान लिया स्ट्रेंथ ई है, ई P1 को क्या बोलेंगे, G इंटू एम इन बाई, ये इस सेंटर से दूरी ले रहे हैं, सेंटर से दूरी ये r कहलाएगा बाई r स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो दूरी, तो यहाँ से सेंटर से लेके ये तक स्मॉल r था, r नहीं इसका नाम y कर देते हैं, y, तो बाई y स्क्वायर। ये वाला दूरी r था स्मॉल, ये पूरी दूरी x था तुम्हारा, तो ये y कितना हो जाएगा तुम्हारा, x माइनस r, ये वाला y बन जाएगा x माइनस r। फोटो में देखो, और इसके अंदर में झांकेगा तो कितना मास मिलेगा, उसके अंदर में झांकेगा तो कितना मास मिलेगा, निकाल लो मास। या दोनों स्क्वायर का फॉर्मूला तुम जानता है, दोनों स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता है, इसके चलते स्ट्रेंथ प्लस उसके चलते स्ट्रेंथ, इसके लिए तो अंदर में 0 होता है, और इसके चलते अंदर वाला तुम जानता था GM/r³ इंटू x, वैसे भी निकाल सकता है तुम। तो दोनों तरीके से एमीन निकालो या नहीं तो वो फॉर्मूला लगा निकालो, दोनों में से कोई एक काम करो। तो ये एमीन कितना हो जाएगा जी, इसका कितना रेडियस है y, इस गोले का डॉटेड वाले का रेडियस कितना है y, और ये पूरे गोले का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r³ था, उतने वॉल्यूम का मास m था, यूनिट वॉल्यूम का मास m/4/3 पाई r³, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई y³ वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई y³, यही हो जाएगा m इन, यही हो जाएगा। तो 4/3 पाई कट जाएगा तो m इन हो जाएगा हमारा स्मॉल m y³ बाय r³, स्मॉल m y³ बाय r³ m इन होगी। तो यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, EP1 तब आ गया तुम्हारा G स्मॉल m बाय r³ इंटू y³, है ना। और फोर्स तब क्या लिखेगा, E निकल गया, अब फोर्स तब बोल देगा स्मॉल m1 इंटू EP1, ये मास m इंटू E को फोर्स बोलते हैं, इसमें m1 से मल्टीप्लाई खाली कर देना, m1 बाय r³, EP1 तुम्हारा कितना आया, ये वाला चीज वो डाल ही दिए। y को क्या बोल सकता है, y को y अपने मर्जी से माने थे, यहां से बोलेगा x माइनस r, x माइनस r का होल क्यूब होगी, है ना। और डिवाइडेड बाय ये y स्क्वायर भी था, तो y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा y, तो GMy बाई r³ था, तो इसमें इस क्यूब नहीं बचेगा, इतना ही बचेगा। समझ पाया, ये पूरा फंडामेंटल से निकाले, पूरा फॉर्मूला डिराइव किया, या दूसरे तरीके से भी तुम बना सकता है। सेकंड मेथड क्या होगा, फॉर्मूला तुम ऑलरेडी पहले निकाले हुए है, याद है फॉर्मूला, तो इसे भी बना सकता है। तो सेकंड मेथड देखो, ये हो गया मेथड 1, नोट कर लो जल्दी से। अरे पूरा कॉर्केट बॉल का मास स्मॉल m है, r रेडियस है, इतना सा का मास कितना होगा जी,
तो पूरा वॉल्यूम का एम है, यूनिट वॉल्यूम का m/4/r³ इतने का वॉल्यूम हो जाएगा। ये रेडियस y लिए थे, इतने का वॉल्यूम का मास एमीन होगा, इतना होगा। वही एमीन इसमें डाल दिए, बस निकल गया। और दूसरे तरीके से तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उससे भी निकाल सकता है। दोनों की तरह निकालना है। स्ट्रेंथ होता है वेक्टर, तो वेक्टर में तो नेट ई इसमें बोल सकता था तुम, नेट ई एट पॉइंट P1 बराबर ई एट पॉइंट P1 ड्यू टू स्मॉल स्फीयर प्लस ई एट पॉइंट P1 ड्यू टू लार्ज स्फीयर। छोटा वाला गोला और बड़े वाले गोले का चलता है। छोटा वाले गोले में यहाँ पे ई कितना होता है ये तो हमको डायरेक्ट याद है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक r था, ये दूरी हो जाएगा x - r। इसका मास है m, रेडियस है r। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम होता है, g इंटू मास बाई रेडियस का क्यूब इंटू ये दूरी x - r। और किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। ये डायरेक्शन को मान लो सेंटर, ये y एक्सिस के नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो -j क्या बोल देते हैं, ऐसे हो गया डायरेक्शन। पहले वाले गोले के चलते स्ट्रेंथ आ गई, सॉलिड वाले के चलते। अब खोखले वाले के चलते निकाला, खोखला वाला ऐसा है, मास तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है, तो खोखले वाले के अंदर में तो ई 0 जानते थे हम लोग, उसके लिए ई 0 हो जाए तो फाइनली इतना ही बचेगा, gm/r³ इंटू x - r। खोखले वाले के अंदर में हम लोग क्या जानते थे, स्ट्रेंथ 0 होता है, तो खाली ये सॉलिड वाला जितने से खींचेगा वही स्ट्रेंथ हो जाए। अब स्ट्रेंथ निकल गया, फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा m1 इंटू स्ट्रेंथ एट P1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया gm_m1/r³ इंटू x - r। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकता है। समझ में आया, यस और नो। ये गोला भी अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तो उसका अट्रैक्शन 0 होता है। ये हॉलो था, हॉलो वाले का फॉर्मूला पढ़े थे कि अंदर में स्ट्रेंथ 0 होता है। सॉलिड वाले का पढ़े थे इतना फॉर्मूला अंदर में, तो दोनों को जोड़ दिए, बस निकल गया। उसी तरह से सब पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे निकाल सकता है। बोलो तो सारे पॉइंट पे जल्दी जल्दी। दूसरा केस, सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाला में इसी तरह से काम करेगा, तो चलो सेकंड वाले में बोलो। दूसरा पॉइंट जब यहाँ पे रखे हैं, इस दूरी पे रखे हैं, अब इसको x बोलेगा m1 को, तो ऐसा इस गोले से बाहर है, तो पहले वाले के चलते ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x दिया हुआ है, लेकिन तुम फॉर्मूला में सेंटर वाला दूरी डालता है, तो ये दूरी हो जाएगा x - r, क्योंकि इतना था क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये पूरा दूरी x। अब यहाँ पे m1 रख दिए हैं, तो यहाँ स्ट्रेंथ तुमको निकालना है P2 पॉइंट पे। P2 पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालना है सॉलिड गोले के चलते, तो दिस इक्वल टू सॉलिड गोले के चलते प्लस हॉलो गोले के चलते। हॉलो गोले के चलते P2 पॉइंट यहाँ पे है, ये दूरी है कैपिटल R, ये पूरा था x, तो ये हो जाएगा x - r। ये x - 2r होगा, सॉरी ये पूरा घटा देंगे, सेंटर तक x - r ही होगा, ठीक। इसके सेंटर से दूरी कितना होगा, C2 से, C1 से, ये C2 से दूरी लिए x - r। पूरा जमीन से लेके वहां तक x था, और जमीन से लेके इसका सेंटर r पे था, तो इसके सेंटर से हो गया इतना। ये हॉलो के लिए बनाए, ये हॉलो है, ये सॉलिड है, दोनों के चलते निकाल के जोड़ना है हमको स्ट्रेंथ। तो सॉलिड वाले के लिए पॉइंट बाहर हो गया, इसके पूरा दूरी इसका था यहाँ तक x, इसका सेंटर से दूरी तब कितना हो जाएगा x - r। और इस पॉइंट को तुम ऊपर भी ले सकता है, नीचे भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। तो इतना दूरी पे लिया तो वो सेंटर से जो है ऊपर है, तो x - r लिख दे। नीचे अगर लेता, यहाँ पे लेता, फोटो में नीचे दिखाएगा, सेंटर से नीचे दिखाता है, तब ये पूरा दूरी को तुम
यहां से लेके यहां तक x बोलता है, तो सेंटर से ये दूरी तक तू बोलता है r माइनस एक्स। ऐसे भी बोल सकता था, यहाँ पे रखेगा तो। ये हॉलो वाले के चलते हैं। ये देखो हॉलो के सेंटर से नीचे लिखे हम लोग m1, यहाँ पे P2, तो सेंटर से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा r माइनस एक्स। ये पूरा दूरी है r सेंटर तक का, और ये पूरा दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ था x, तो वो वाला हो जाएगा x माइनस एक्स। तो चलो दोनों के चलते निकालते हैं स्ट्रेंथ। इस वाले के लिए बाहर वाला पॉइंट हो गया, तो बाहर वाले पे क्या होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, E at P2 due to both the sphere equal to E at P2 due to a smaller sphere plus E at P2 due to larger sphere। दो गो स्पेयर, एक लार्जर जो है हॉलो स्पेयर है, स्मॉल स्पेयर जो है सॉलिड है। इसके बाहर वाले पॉइंट पे स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता था, G इंटू इसका टोटल मास, इसका मास है m, बाय बाहर वाला दूरी, तो बाहर वाला दूरी पूरा x है, तो x स्क्वायर, और अंदर की तरफ खींचेगा ऐसे, इधर ही स्ट्रेंथ होगा y एक्सिस के उल्टा। और ये खोखला गोला के अंदर में किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या होता था, जीरो होता था। इसलिए ये पॉइंट को यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, ये तो जीरो ही आना है। तो बच गया GM बाई एक्स स्क्वायर माइनस जे कैप। अब नेट स्ट्रेंथ इतना ही हो गया खाली सॉलिड वाले के चलते, हॉलो वाले के चलते अंदर में जीरो होता है, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। अब फोर्स निकालना है, M1 रख दिया, M1 इंटू EP2, तो फोर्स जो हो जाएगा M1 इंटू EP2, तो M1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, GM_M1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस जे कैप, यही आंसर हो जाएगा। समझ पाया? दोनों गोले के चलते स्ट्रेंथ निकालेंगे और m से गुना कर देंगे नेट स्ट्रेंथ, तो GM_M1 बाई GM_M1 बाई x माइनस r दूरी था ना सेंटर से, इसका सेंटर से दूरी लेते हैं हम लोग, सेंटर से दूरी x नहीं है, ये x माइनस r है, सॉलिड वाला के चलते x माइनस r का स्क्वायर, सेंटर से दूरी लेते हैं, ये वाला x माइनस r का स्क्वायर होगा, सेंटर से दूरी लेते हैं ना y, GM बाई वाई स्क्वायर लिखते थे ना जी बार में, सेंटर से दूरी लेते हैं, तो ये वाला दूरी है r माइनस x माइनस r का स्क्वायर। अब ठीक हो गया, x माइनस r का स्क्वायर। तो सिर्फ इसके चलते यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा, खोखला गोला के चलते यहाँ नहीं होगा, तो खाली इसका जो बाहर में होता था फॉर्मूला वो लगा दिया, इंटू m से गुना कर दिया बस। ये सॉलिड है, सॉलिड के बाहर में GM बाई वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता था, y इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ से ये दूरी y का लाएगा, यही वाला y होगा, तो GM बाई वाई स्क्वायर इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दिए M1 से, M1 ही सॉलिड स्पेस के बाहर में अंदर में सरफेस में सब में फॉर्मूला लिखाए थे स्ट्रेंथ का, तो बाहर वाला फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू मास ऑफ सॉलिड स्पेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, बाहर की जो दूरी होती थी y, तो y यहाँ पे हो गया x माइनस r। समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो हम बोलते ही रह जाएंगे, नहीं समझा तो ना बोलो, फिर से बताएंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन करो। तीसरा में तो दोनों के चलते एक्सट्रैक्शन होगा ना, इसके लिए भी बाहर हो गया पॉइंट, इसके लिए भी बाहर हो गया, इसके बाहर में तो स्ट्रेंथ होता था, दोनों के चलते जोड़ दो, ये निकालो, यही फॉर्मूला लग गया, ई ड्यू टू फर्स्ट वन ड्यू टू सेकेंड। तो तीसरा वाले के लिए देखो क्या होगा, ऐसा ही होगा, इस गोले के चलते तो ये दूरी बाहर में है, यहाँ पे खुद दूर में है, ये कितना दूर है, तो सेंटर से यहाँ तक को x बोल रहे हैं हम, है ना, और इसका सेंटर यहाँ से r दूरी पे था, इसके सेंटर से वो दूरी कितना हो गया, x माइनस r ही बचेगा, x माइनस r बचेगा, तो इसका वाला तो यही रह जाएगा फॉर्मूला जो अभी लिखे थे, g इंटू छोटे वाले का मास बाई वाई स्क्वायर x माइनस r का होल स्क्वायर, यही बचेगा फॉर्मूला, प्लस अब इतने दूरी को x नाम दे रहा है लास्ट वाले में, है ना, इतने दूरी को x नाम दे रहा है लास्ट वाले में, और ये दूरी सेंटर था स्मॉल r, तो सेंटर से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, x माइनस r यहाँ दिखाया हुआ है, और इस गोले के लिए पॉइंट यहाँ है,
इसको लिख लिए पॉइंट वहां है ना, इसका सेंटर यहाँ है, पॉइंट वहां। ये हॉलो वाले के चलते हैं, तो ये पूरा दूरी x है और इसका सेंटर से ये दूरी होता है कैपिटल R, तो इसके सेंटर से ये बाहर वाला दूरी क्या बचा है, x माइनस R। इसके लिए भी बाहर का फॉर्मूला ऐसा ही होता था, लेकिन इसका मास कैपिटल M, इस बार लिखेंगे gm बाई बाहर वाले दूरी का स्क्वायर x माइनस R का स्क्वायर, दोनों के चलते जुट जाएगा, एक ही तरफ हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यार टोटल गॉस लॉ लगाता है m इन हो जाता है m प्लस m। अब दोनों दूरी जो है इसके सेंटर से इसका दूरी लेते हैं x माइनस R का स्क्वायर, सेंटर से दूरी लेते हैं, है ना। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे टोटल, गॉस लगा के नहीं होगा क्योंकि मास सिमेट्रिक नहीं, हर जगह मास अलग अलग। तो नेट फोर्स हम लोग बोलेंगे m1 इंटू यही वाला E2। अब EP2 लिखा हुआ है, इसमें सब जगह m1 से गुना कर दो, हो जाएगा आंसर। EP2 लिखा हुआ है, इसमें m1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, g स्मॉल m इंटू m1 बाय x माइनस R का होल स्क्वायर प्लस g कैपिटल M इंटू m1 बाय x माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, ये EP2 ले जाके तुम यहाँ तो रख सकता है ना, ये EP2 ले जाके यहाँ पे रख देना, वही आंसर हो जाएगा। माइनस जे कैप कॉमन लेके बाहर कर देगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो रख देते हैं। तो gm m1 बाय x माइनस R का स्क्वायर प्लस gm m1 बाय x माइनस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू माइनस जे कैप की तरफ, ये आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड पूछा था तो खाली यही वाला बोल देंगे और डायरेक्शन बोलेंगे सेंटर की तरफ होगा। समझ पाया इस क्वेश्चन को, यस और नो? दोनों गोलों के चलते स्ट्रेंथ निकाल के जोड़ दें, जो लिखे हैं सही लिखे हैं, माइनस प्लस जे कैप नहीं होगा, माइनस जे कैप ही होगा। वाई एक्सिस ऊपर है, जे कैप माइनस जे कैप नीचे हो, दोनों में माइनस जे था, कॉमन ले लिए। अट्रैक्शन होगा, नीचे सेंटर की तरफ खींचता है। अब जे कैप से मतलब भी नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्वेश्चन, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। फालतू सब चीज में दिमाग लगा। दूसरा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, दो गोला दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ये हॉलो स्फीयर है फुटबॉल, और इसके सेंटर से जाता हुआ एक और स्फीयर दिया हुआ है, इसके सेंटर से जाता हुआ एक और स्फीयर दिया हुआ है ना, ऐसे दिया है। तो दो स्फीयर जब भी दिया रहे, दोनों के चलते अलग अलग करके निकाल लेते हैं। इसका सेंटर इसके ठीक ऊपर में है, ये दूरी दिया हुआ है, ये दोनों सेंटर के बीच का दूरी ए है। कह रहा यूनिफॉर्म मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए एंड मास कैपिटल इज सराउंडेड बाय थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, ये हॉलो है, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो हो गया, और ये सॉलिड है, मेटल स्फीयर है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ऐसे दे दिया। हॉलो सॉलिड वाला भी बनाया था उसी तरीके से, ये इक्वल मास है और रेडियस 4a है इसका रेडियस 4 इंटू उसका 4 गुना है, और उसका रेडियस स्मॉल है, मास सेम है। ये हॉलो वाले का भी मास सेम, सॉलिड वाले का भी मास सेम। अब कह रहा है फाइंड द ग्रेविटी, दोनों का सेंटर ए दूरी पे, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट्स P1 एंड P2 शोन इन फिगर। तो P1 दिया है यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ पे दिया है P1, अब P2 दिया है यहाँ पे,
समझ गया? तो ये जितना दूर है यहाँ से यहाँ तक ए, उतना ही नीचे है यहाँ ए, दोनों ए दूरी पे। तो यहीं पे स्ट्रेंथ निकालना है। ई एट P1 क्या होगा, ई एट P2 क्या होगा। अब दोनों के चलते तुम जोड़ेगा एक एक करके, अब बनाएगा क्वेश्चन। पहले इसके चलते स्ट्रेंथ निकालेगा यहाँ पे, अब फिर खाली खोखला गोला के चलते निकालेगा यहाँ, और दोनों अट्रैक्ट करेगा अपने सेंटर की तरफ, ऐड कर देगा। तो पहले वाले सवाल के लिए क्या हो, इस गोले के बाहर में हो गया ये पॉइंट, कितना हो जाता है GM बाय बाहर वाले दूरी का स्क्वायर। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पूरा था ये 4a, इस सेंटर से लेके यहाँ तक 4a था, उसमें से ये घटा दिए, तो ये दूरी बच जाएगा 3a। इस दूरी को तुम क्या बोलेगा, 3a। तो इसके सेंटर से कितना दूरी हो गया, a प्लस 3a 4a, GM बाय 4a का स्क्वायर छोटे गोले के लिए। E at P1 ड्यू टू स्मॉलर बोले, E1 P1 ड्यू टू स्मॉलर, किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ खींचेगा अपने अंदर की तरफ। अब E at P1 ड्यू टू लार्जर निकालेगा, लार्जर स्फीयर के चलते निकालेगा। अब खाली इसको देखो, इसके लिए पॉइंट अंदर हो गया, तो वो स्ट्रेंथ तो 0 होता है, तो नेट कितना हो जाएगा P1 पे, यही बच जाएगा GM बाय 16a स्क्वायर, अंदर की तरफ हो गया। समझ पाया जी? उसी तरह से अब दूसरा निकालना है तुमको। 14 नंबर समझ पाया? पहले इसके चलते निकाले, इसके लिए बाहर हो गया ये पॉइंट, ये नहीं रहता खोखला, तो क्या होता है, बाहर में स्ट्रेंथ निकाले तो सीधा फॉर्मूला लिखना है, GM बाय बाहर वाले दूरी का स्क्वायर, सेंटर से लेके बाहर तक के दूरी का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब खोखला गोला के अंदर में क्या होता है, स्ट्रेंथ 0 होता है, तो यहाँ पे 0 होगा, जोड़ भी देंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 होता है, 0 को जोड़ दिया, कुछ नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन बन गया, आंसर हो गया। उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, सेकंड वाला इस पॉइंट पे बोल रहा है। अब सेकंड वाला इसके लिए तो बाहर है ही, इसके लिए भी बाहर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी खींचेगा इधर, वो भी खींचेगा इधर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बताओ कितना हुआ। तो ये यहाँ से यहाँ तक 4a था, और ये a मिला के प्लस a इधर भी 6a 5a हो गया। इसके सेंटर से बोलेंगे यहाँ तक का तो 6a हो गया। तो इसके चलते स्मॉलर वाले के चलते हो जाएगा, स्मॉलर वाले के चलते P2 पॉइंट पे G इंटू कैपिटल M बाई 6a आया था ना, 4a प्लस a 5a प्लस a 6a का स्क्वायर। और ये जो हॉलो वाला है, खाली अब देखें, उसके लिए भी ये बाहर है, तो हॉलो वाले का मास m ही था, और हॉलो वाले के सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये 4a है प्लस a 5a का स्क्वायर, यही हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। और दोनों का डायरेक्शन चूंकि एक ही था इसलिए ऐड कर दी। अब एलसीएम ले लो इसका, 16a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर, तो GM बाय a स्क्वायर बाहर हो गया, 1/36 प्लस 1/25 हो गया, 36 प्लस 25 50 61 हो गया, 71 GM बाय a स्क्वायर, और 36 इंटू 25 कितना होगा, थर्टी सिक्स इंटू 25 कितना होता है जी, 36 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, 36 प्लस 25 कितना होगा, 61 हुआ, 36 इंटू 25 इंटू 6 150 हुआ, 25 3 इंटू 25 इंटू 3 75 प्लस 15 900, इतना हो गया। अब ठीक हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि दोनों के चलते जोड़ दिए, ड्यू टू स्मॉलर ड्यू टू लार्जर, पहले सवाल में भी दूसरे सवाल में। नेट स्ट्रेंथ बराबर दोनों के चलते जोड़ देना है। पहला वाला पॉइंट के लिए खाली स्मॉलर के लिए बाहर हुआ, स्मॉलर वाला फॉर्मूला लग गया,
और इसके लिए खोखला के लिए ये अंदर हो गया तो 0 होता है, दूसरा के लिए दोनों के लिए बाहर होता है, दोनों जुड़ गया। तो जैसा इसके पहले वाला किए थे वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ दिए, खाली बस हो गया एक ही डायरेक्शन में। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट लोग स्फीयर देख के डर जाता है बहुत लोग। स्फीयर वाला तुम पढ़ लिया है सारा अच्छे से, अब डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाते जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब 15 नंबर छोड़ देंगे तो फिर लटक जाएगा, फिर कुछ बोलेगा कि बनता नहीं है। कह रहा है कि एक खोखला गोला है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, 2 पार्ट में कट कर दिया। क्या कह रहा है, 3 हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, हर जगह मटेरियल का थिकनेस सेम है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सेम है हर जगह, है ना। अब उसको कट कर दिया है, जैसे कॉस्को बॉल है ऐसे कट कर दिया, इस तरह का कट कर दिया ऐसे। ये पूरा बॉल था, यहाँ से चाकू मार के काट काट दिया बॉल को, यहाँ से काट देगा तो ये अलग हो जाएगा। थोड़ा सा हटा के बनाते हैं दूसरे को, दूसरा को भी कट कर दिया, ऐसे हो गया, काट काट दिए दोनों को कट कर दिया। थोड़ा हटा के बना देते हैं, थोड़ा जगह दे, ऐसे कट कर दिया दोनों सटा हुआ था शुरू में, कट करके 2 पार्ट बना दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम ए दे दिया। समझ गया क्वेश्चन, हॉलो है और कट कर दिया 2 पार्ट में। Point A is the center of the plane section of the first part and B is the point section of the second part. क्वेश्चन कह रहा है शो दैट, मतलब प्रूव कीजिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ड्यू टू बी, ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू बी ड्यू टू ए। दोनों पॉइंट पे बोल रहा है फील्ड दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, ये समझा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए ड्यू टू बी एट ए ड्यू टू सेकेंड पार्ट, उसी तरह से ये बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी ड्यू टू फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, दोनों सेम है, ड्यू टू सेकेंड पार्ट। तो इसी को बोल रहे ड्यू टू सेकेंड, ड्यू टू फर्स्ट हो जाए। दोनों कह रहा है कि सेम होगा, दोनों कह रहा है कि सेम होगा, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेगा तुम, तो काटने से पहले तुम जानता था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ पूरा हॉलो स्फीयर के अंदर में 0 होता है। नेट स्ट्रेंथ हॉलो स्फीयर के अंदर में क्या होता है, 0 होता है, हम लोग जानते हैं। हॉलो स्फीयर के अंदर में इनसाइड में नेट स्ट्रेंथ क्या होता है, 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इनसाइड में नेट स्ट्रेंथ 0 होता है, हम लोग जानते हैं, बाद में बात करते हैं। नेट स्ट्रेंथ 0 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया कि इसके चलते स्ट्रेंथ यहाँ पे E1 है, ये खींचेगा अपनी तरफ, भाई इसके चलते स्ट्रेंथ वहां पे E2 है, ये खींचेगा उसकी तरफ। तो इसका मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब E1 वेक्टर बराबर माइनस E2 वेक्टर होना चाहिए। इस तरह से वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, मतलब E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन खाली अलग अलग है। इसको देख करके हम लोग बोल सकते हैं E1 बराबर E2 होगा। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया जी। मान लिया कि इसके चलते वहां पे स्ट्रेंथ कुछ है और उसके चलते यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ है, अब दोनों जोड़ के हम लोग को नेट तो 0 होता है, हम लोग को पता है, तो नेट 0 होगा तो E1 E2 दोनों बराबर होगा।
E1 E2 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि नेट होलो स्फीयर के अंदर में 0 होता है स्ट्रेंथ, होलो स्फीयर के अंदर में स्ट्रेंथ 0 होता है, होलो स्फीयर के अंदर में स्ट्रेंथ 0 होता है। टोटल जोड़ के 0 होना है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तभी ना 0 होगा, इक्वल अपोजिट होगा। तो इस तरह से सॉलिड और होलो स्फीयर का कहानी तुम जान गए। क्वेश्चन दिया था सब बता दिए टू जेड। अब देखो आगे एक कंसेप्ट और है, उसके बाद सैटेलाइट पढ़ेंगे, तो पढ़ लेते हैं पहले सैटेलाइट ही, लेकिन उसके पहले वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जा देख लो। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, पता है, अपने एक्सिस पे घूमती है, जिससे 24 घंटे में दिन रात होता है। ये अर्थ का एक्सिस है और अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है। क्या स्पीड होता है इसका? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटा, 24 आवर। आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेगा, मिनट इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड, इतना रेडियन पर सेकेंड होता है। अर्थ की बात करिए, साक्षात अर्थ है ये। क्या है? अर्थ है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, इक्वेटोरियल प्लेन। अब मान लो कि इक्वेटर से कुछ एंगल पे तुम्हारा घर है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। यहाँ पे तुम्हारा घर है मान लो, तो फाई जो एंगल दिखाया है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इधर वर्टिकल से जो एंगल बनेगा, ये नॉर्थ पोल था ऊपर, और नीचे में यहाँ साउथ पोल है, तो ये एंगल 90 माइनस फाइव को जो बोलते हैं को लैटिट्यूड बोलते हैं। 90 माइनस फाइव को बोलते हैं को लैटिट्यूड, याद रखना है इसको, को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अर्थ नाच रही है, तो तुम्हारा घर यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, तो वो भी नाचेगा इसमें, वो भी रोटेट करेगा। तो कैसे रोटेट करेगा? वो इस सर्किल में। अर्थ जो है तुम्हारा घर इस बिल्डिंग में इस सर्किल में नाचेगा, उसका रेडियस इससे अलग है, इसका रेडियस आर है, उसका रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसको स्मॉल आर बोल देते हैं। तो टी कितना होता है टाइम पीरियड एक रिवोल्यूशन का? 24 आवर। ये टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन। इतना तो समझ में आ गया होगा सब चीज। अब इसको डिवाइड करके मेरे को बताओ कितना आता है, उसको डिवाइड करके बताओ कितना आता है। डिवाइड करने के लिए बोले तो चल दिया घूमने के लिए। डिवाइड करो उसको, कितना आता है जी? 2 इंटू 3.14 बाई 24, 24 इंटू 36,000, 3600 से डिवाइड करके बताओ कितना आता है। वेट कर रहे हैं। वैसा नहीं है, 952 नहीं, 0.727 आएगा।
7.27 इंटू कुछ आएगा, देखो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3600 इतना डिवाइडेड बाई 24, 4 जीरो आ गया, 1 2 3 4 जीरो और 7268 है, 727 कर देते हैं रेडियन पर सेकंड, इतना हो जाएगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये बार बार काम आए, तो जितना आया इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 40727 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6400 किलोमीटर इंटू 1000 तो कितना आएगा जरा बताना। तो 0.1234727 इंटू 0.1234 इंटू 727 ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, इंटू आर से मल्टीप्लाई करना है, इंटू आर से मल्टीप्लाई करना है, आर है 6400 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो ये आ गया तुम्हारा 0.0338। ये भी कैलकुलेशन में काम आते रहेगा, एक बार निकाल दिया बार बार नहीं निकाल 3382 रेडियन, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये वैल्यू हुआ, ये कैलकुलेशन 0.034 बोल सकता है तुम इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर राउंडिंग करके इतना बोल सकता है। ये बार बार यूज करना पड़ेगा तुमको, तो रोज कितना कैलकुलेशन करेगा, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलो इतना सब चीज जान गया तुम। अब वेरिएशन इन जी हम लोग को निकालना है, तो फ्रेश फोटो बनाएंगे और निकालेंगे, इतना डाटा तुम याद रखो, ये सब काम इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लो, इतना याद रखना किसको लैटिट्यूड बोलते हैं, किसको को लैटिट्यूड बोलते हैं, कौन सा इक्वेटर है, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, और एंगुलर स्पीड कितना है अर्थ का, टाइम पीरियड एक चक्कर का पूरा 24 घंटा है, इसको टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो एंगुलर स्पीड हुआ बहुत कम एंगल से घूम रहा है, इतना एंगल 1 सेकंड में बनाए, इतना रेडियन। मिटा दें इसको, जब पूछेंगे ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू तो बताना हमको 0.03, मिटा दें इसको। यस, अब इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग किए नहीं है, करेंगे अभी, तो जगह खाली कर लेते हैं, हेडिंग जो डला हुआ है अभी किए नहीं है, अभी तो नाम गाँव बताया तुमको, इसको क्या बोलते हैं, कितना टाइम पीरियड और रिलेशन होता है वो सब तुम जान लिया। अब उतना जानकारी तुम रखा है, उसके बाद देखो क्वेश्चन, यही वाला पढ़ना है, ये स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, पूरा डेरिवेशन पूछेगा तुम। तो ये अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है 24 घंटे में, तो यहाँ पे जिसका भी घर होगा उसका मास मान लेते हैं m है, तो ये भी रोटेट कर रहा है इस सर्किल में। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स है, इसका सेंटर यहाँ है तो इधर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स, तो अर्थ तो इधर खींचती है mg फोर्स से, एक्चुअल में फोर्स क्या लगेगा mg, ये साक्षात अर्थ बनाया है, अर्थ का सेंटर यहाँ है, तो अपने सेंटर की तरफ अर्थ खींचती है, वो हम लोगों को पता है, कितने से mg से। दिस इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय अर्थ। अब अगर अर्थ रेस्ट में रहता तो खाली यही फोर्स बोलते हैं, एक्चुअल में अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये घर भी रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया।
एक्सलेटेड फ्रेम में बैठ के जब सवाल बनाते हैं तो क्या बोले थे, सूडो फोर्स दिखाते हैं। तो अर्थ इज एन एक्सलेटेड फ्रेम। इन दिस केस अर्थ का रोटेशन हम लोग इग्नोर कर देते थे, पहले जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें मान लेते थे कि अर्थ रेस्ट में है, अब एक्चुअल मान रहे हैं कि अर्थ रोटेट कर रहा है। इन दिस केस अर्थ इज एन एक्सलेटेड फ्रेम। अर्थ इज एन एक्सलेटेड फ्रेम, इसके हर एक पार्टिकल एक्सलेट करे। अर्थ इज एन एक्सलेटेड फ्रेम। एक्सलेटेड फ्रेम में बैठ के बनाया, इसी बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं तो एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। इसका रेडियस आर है, ये भी ओमेगा से नाच रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो ओमेगा स्क्वायर आर होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये वाला ये हो गया सेंटीपिटल इंटू मास, इस घर का एम था एम ओमेगा स्क्वायर, ये सूडो फोर्स दिखा है। तो दो गो फोर्स इस पे रियल में लगेगा। ये सूडो फोर्स है, झूठा बल एक्सलेटेड फ्रेम के चलते दिखा है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही नेट फोर्स यहाँ पे आएगा। तो नेट फोर्स जो हो गया यहाँ पे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ये घर पे कितना लग रहा है, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का रूट। इस एंगल को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, लैम्डा। ये एंगल दिया रहेगा, इक्वेटर से लैम्डा एंगल पे आप गए हैं तो ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो अंदर वाला एंगल ये कितना बचेगा, 180 माइनस लैम्डा। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उसको नेट फोर्स बोले। नेट फोर्स हो गया mg का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला लगाने वाले हैं, प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180 माइनस लैम्डा, इसका रूट हो जाए, इतना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा। अब एम स्क्वायर हर जगह पे एम बाहर चला आएगा, अंदर में बच जाएगा। और आर बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा इस तरह का, ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ये एंगल लैम्डा है, ये वाला एंगल लैम्डा है, और ये दूरी स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर कॉस लैम्डा, इधर एंगल बनाता है इधर कॉस बोलते हैं। तो आर की जगह पे पुट कर देंगे कैपिटल आर कॉस लैम्डा, स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ। एम बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा जी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा ओमेगा टू दी पावर 4, और आर स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा बोलते हैं, तो कॉस 180 माइनस लैम्डा को माइनस कॉस लैम्डा बोलेंगे। ये माइनस बाहर चलाएगा, एम स्क्वायर बाहर कर दिए थे रूट से, एम चलाया तो बच गया 2g ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कॉस लैम्डा लिख देंगे, कॉस लैम्डा एक पहले से भी था तो कॉस स्क्वायर लैम्डा हो, सब वैल्यू डाल दिए, ये वाला भी पुट कर दिए, ये वाला भी पुट कर दिए जहां जहां था, और एम स्क्वायर कॉमन ले लिए तो रूट से बाहर हो गया एम। अब इस नेट फोर्स को अगर जी के टर्म में लिखें, इसको बोलेंगे एम इंटू जी इफेक्टिव, नेट जी। अगर जी में कन्वर्ट करके इसको लिखें तो जनरली हम जो अर्थ जो खींचता था उसके वेट को लिखते थे एम जी, तो यहाँ पे भाई एम तो है और जी लगता है इतना बड़ा हो गया, तो एम कट गया, तो जी इफेक्टिव इतना हो जाएगा, वही लिखा होता है वेरिएशन इन जी। तो जी बदलेगा, लैम्डा बदलेगा तो जी बदलेगा, तो जी एट लैटिट्यूड लैम्डा हो गया, लैम्डा एंगल पे जी का वैल्यू अब 9.8 नहीं होगा, अर्थ के रोटेशन के चलते बदल गया, यही वाला फॉर्मूला जनरल हो गया, ओमेगा टू दी पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर इंटू जी इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, इतना आ गया आंसर। एट लैटिट्यूड लैम्डा पे निकाले हम, एट लैटिट्यूड लैम्डा पे जी का वैल्यू इतना हो, वैल्यू ऑफ जी एट लैटिट्यूड लैम्डा। अब एंगल ये बदलते जाइए, इक्वेटर पर निकालना है तो लैम्डा 0 कर दीजिएगा,
तो क्वेश्चन में इक्वेटर पे पूछता है, ये इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर पे पूछेगा आसान सवाल तो लेमडा इसमें 0 डाल दीजिएगा, cos स्क्वायर लेमडा ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा इक्वेटर। अब जितने एंगल पे बोले आपको, कभी 30 डिग्री पे बोलेगा, कभी 60 डिग्री पे बोलेगा, 90 पे बोलेगा तो पोल पे आ जाएगा। तो पोल पे जी कितना हो जाएगा, cos 90 0, ये भी 0, तो जी स्क्वायर का रूट जी हो जाती है, यहाँ पे नहीं बदलता है। तो पोल पे जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, और अर्थ के रोटेशन के चलते जी हर जगह अलग अलग होगा, पोल पे 9.8 होगा। इतना लिख लीजिए, स्पेशल केस में अब डाल देंगे, पोल और इक्वेटर वाला स्पेशल केस में डाल। इतना समझ में आया? क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रहा था, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सलेटेड फ्रेम हो गया, ये पार्टिकल का घर भी एक्सलेट कर रहा है। कोई भी चीज मुड़ता है तो एक्सलेशन होता है, इसलिए सूडो फोर्स दिखाना पड़ा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स। अब नेट फोर्स को अगर जी के टर्म में लिखे एम जी के टर्म में, तो जी इफेक्टिव अब 9.8 नहीं लेके इतना बड़ा लेना होगा, तब एम जी लिख सकते हैं, ये वाला जी लिखना। एक्चुअल में अर्थ रोटेट करता है तो जी हर जगह सेम नहीं रहता है, बदलते रहता है, ये बदलते रहेगा लेमडा के हिसाब से। खाली पोल पे हो जाता है 9.8, बाकी सब जगह बदलेगा। तो ये एंगल लेमडा के टर्म में हम लोग लिख दिया जी का वैल्यू। समझ गया तो यस बोलो, नहीं समझा तो फिर से पूछो। अब स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, यही अर्थ जब रेस्ट में रहता है तो सूडो फोर्स नहीं दिखाते हैं, तो खाली वेट एमजी बोलते हैं हम लोग। अर्थ पे खड़े हैं तो आपका वेट एमजी बोलते हैं ना आप, उसमें ये मान लेते हैं कि अर्थ रेस्ट में। एक्चुअल में अर्थ तो रेस्ट में है नहीं, इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। तो जहां पे आप है वहां का सर्किल अलग होगा, अलग रेडियस का, एम ओमेगा स्क्वायर छोटा वाला आर। तो नेट जी इतना चला आता है, रोटेशन इंक्लूडिंग कीजिएगा तब ये होगा, और रोटेशन इग्नोर कर दीजिएगा, ओमेगा 0 कर दीजिएगा तो ये खाली जी के बराबर आ जाएगा। अब इसी में स्पेशल केस देख लीजिए। एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर अपर जी कितना हो जाएगा, अर्थ के इक्वेटर में लेमडा पुट कर देंगे 0, तो इक्वेटर पे आ जाएंगे, लैटिट्यूड 0 हो जाएगा तब। तो कॉस स्क्वायर लेमडा जो है हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1, तो ये जी इफेक्टिव बन जाएगा आपका जी स्क्वायर का रूट प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, को बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। इधर हो गया -2 इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर लेमडा 1 हो गया। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब इसका रूट करेंगे तो जी जो है इक्वेटर पे, ये कहां पे आ गया, इक्वेटर पे, इफेक्टिव जी एट इक्वेटर। तो जी आपका 9.8 वाला था, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है 9.8 वाला, और ये ओमेगा कितना है, 0.4 गो 0 था, 727 का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ये निकाले थे हम लोग मल्टीप्लाई करके 6400 इंटू 1000, ये कितना आया था 9.8 माइनस 0.034 लिखे थे, इसको कितना लिखे थे, हम बोले थे ओमेगा स्क्वायर आर लिख के रखना काम आएगा। तो 034 था कि 0.34 था, देख के बताओ। अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर, आर रेडियस है 0.034, घटा दो इसमें से कितना आ गया। इक्वेटर पे जी का वैल्यू फॉर अर्थ के लिए जब टाइम पीरियड 24 घंटा है तब इतना हो जाएगा, घटाओ इसमें से, घटाओ कितना हो गया, जब टाइम 24 घंटा है तब ओमेगा इतना है, ये ओमेगा स्क्वायर इतना है। टाइम पीरियड 24 घंटा है, ओमेगा 40727 था। ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता है, किया तो कितना आया 8.776,
इतना हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं रहेगा, इतना हो जाएगा अर्थ में, जब टाइम पीरियड 24 घंटा है। वैसे ये जनरल फॉर्मूला हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एट द इक्वेटर ऑफ अर्थ। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि अर्थ जो है 12 घंटा में ही दिन रात करने लगा, तब इतना नहीं होगा। तो 12 घंटे में दिन रात करने लगे तो ओमेगा बदल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर बदल जाएगा, तब जी का वैल्यू अलग हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है जब ये 24 घंटा है तब होगा जी का वैल्यू इक्वेटर पे इतना। तो इसको तुम मुजवानी भी निकल सकता था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे, या देखो इधर ये अर्थ बनाए, इक्वेटर वाला मुजवानी भी निकाल सकता है। ऐसे देखो ये इक्वेटर पे है तो इसका वेट mg, सेंटर यही है, mg इधर लगेगा, रेडियस r होगा यही वाला mg, और रोटेशन के चलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर दिखाएगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना बचेगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r नेट फोर्स सेंटर की तरफ बोला। अब इसको g इफेक्टिव बोल देगा अगर, तो m कॉमन हो गया, g माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको mg इफेक्टिव इक्वल टू m कॉमन हो गया, अब g माइनस ओमेगा स्क्वायर, mm कट जाएगा, g इफेक्टिव इक्वेटर पे बच जाएगा, तो तुम्हारा g माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे शॉर्टकट में भी निकाल सकता है, इक्वेटर वाला डायरेक्ट निकाल सकता है फोर्स दिखा के, ये दाएं वाला फोर्स बाएं वाला फोर्स माइनस दाएं वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। तो अट्रैक्शन घट जाएगा अर्थ का, कहने का मतलब पहले mg से खींच रहा था तुमको अर्थ, अब अर्थ रोटेट कर रहा है तो भी अर्थ पे तुम चिपका रहता है, इसका मतलब ये फोर्स ताकतवर है। अर्थ तो एक्चुअली में रोटेट कर रहा है, रोज तो तुम फेंका नहीं जा रहा है। अगर बहुत हाई स्पीड हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा इससे, तब तुम फेंका सकता है, फ्लाई ऑफ कर सकता है। अगर बहुत हाई स्पीड से अर्थ नाचने लगे, ऐसा कुछ घटना घट जाए और m ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हो जाए mg से, तब तुम फ्लाई ऑफ हो जाए, सारा चीज अर्थ से बाहर भागे। तो अभी जितने से अर्थ नाच रही है उसमें तुमको अर्थ खींचे रहती है, इसका मतलब mg बड़ा है इससे, नेट फोर्स हो गया इधर की तरफ, नेट अट्रैक्शन हो गया mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इक्वेटर पे। ये कहाँ पे था, इक्वेटर वाला, तो इसलिए ये लिखे थे g माइनस ओमेगा स्क्वायर, इससे भी डायरेक्ट निकाल सकता है। दूसरा केस स्पेशल केस 1 हुआ एट इक्वेटर पे, स्पेशल केस 2 एट पोल निकालेगा। एट पोल, पोल पे लैम्डा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर लैम्डा यहाँ भी था, यहाँ भी था, 0 0 हो जाएगा, तो जी पोल पे हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो ये जी बच जाएगा, मतलब 9.8 बचेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि अर्थ के रोटेशन के चलते पोल पे एक्सेलरेशन बदलता है कि नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है, इक्वेटर पे बदल जाता है, इतना होगा। समझ गया तो यस बोलो, नहीं समझा तो नो बोलो। हर जगह बदलेगा, खाली पोल पे नहीं बदलेगा, पोलर एक्सिस पे कहीं नहीं बदले, जितना था उतना ही रहेगा। अर्थ के सरफेस पे पोलर एक्सिस पे 9.8 था, 9.8 रहेगा, सेंटर पे 0 था, 0 ही रहेगा। समझा जी, यस और नो? यस, सभी लोगों से पूछ रहे हैं समझा कि नहीं समझा। तो चलो अब आगे का कहानी सैटेलाइट का है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा जो है, रोटेशन वाला क्वेश्चन जो है इसमें है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर जो है नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 23, और पहले पढ़ चुका है तुम 22, 22, 23, 24, 25, ये सब क्वेश्चन बनाना, तो 26, 27 है ना, ये सब बनाना। 22, 21 तक हम बताए हुए थे तुमको क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन था 21 तक। उसके बाद क्वेश्चन 22 से तुम बना के रखना, तो सब बाकी सब क्वेश्चन बता दिया गया, तो बना के आना तुम अभी तक जितना पढ़ा है। तो अगले क्लास में हम शुरू करेंगे सैटेलाइट, मतलब कल।
कल सेटेलाइट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सेटेलाइट वाले में टाइम लगेगा, तो अलग से पढ़ाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में।